हेलो स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? एन ओल्ड मैन डायलिंग अ 7 डिजिट एंड ओल्ड मैन डायलिंग अ 7 डिजिट टेलीफोन नंबर आफ्टर डायलिंग फर्स्ट 5 डिजिट he forget last 2 digit but he remember that the last 2 digit are different. Find the probability that he dialed correct number. ओके, एक ओल्ड मैन है, टोटल 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं टेलीफोन नंबर। ओके, वो जो बॉक्स वाले टेलीफोन होते हैं ना, उसमें 7 डिजिट हुआ करते थे नंबर। तो देखो उसमें क्या है कि वो फर्स्ट 5 डिजिट जो है उसको वो तो याद है, बट लास्ट 2 डिजिट में वो कंफ्यूज है कि लास्ट 2 डिजिट एक्चुअली है क्या। बट हाँ, उसको इतना सा आइडिया है कि लास्ट 2 डिजिट जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स थी। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से ये जो 5 डिजिट्स हैं इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको एकदम करेक्ट पता है। ओके, और लास्ट वाली जो है उसमें उसको पता नहीं है। तो देखो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने होते हैं, 0 to 9 10, तो उसमें से 10 में से ये कोई भी नंबर हो सकता है। अब डिफरेंट है इसलिए लास्ट नंबर क्या हो सकता है, 9। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस की कि टोटल नंबर ऑफ नंबर दैट ही कैन डायल इज 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90। ये वो सब टोटल 90 नंबर्स पॉसिबल हैं लास्ट 2 डिजिट डिफरेंट डिफरेंट मानकर। उसमें से एक जो है वो करेक्ट होगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना होगा, 1। उसको हम लोग फेवरेबल केस बोल सकते हैं, फेवरेबल केस। तो फेवरेबल किसने, 1 है। तो एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है करेक्ट नंबर डायल करने की वो कितनी हो जाएगी, 1/90। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A card is drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that drawn card is। देखो रैंडमली 52 कार्ड्स ऐसे मतलब अरेंज करके रखे हुए हैं। ओके, ऐसे ही फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रॉन कार्ड, हम लोग उसमें से एक कार्ड निकाला। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो कार्ड हम लोगों ने निकाला वो ना तो डायमंड होना चाहिए और ना क्या होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए। नाइदर अ डायमंड नॉर अ फेस कार्ड, है ना। तो हम सबसे पहले जो ए है ना, ए के आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देख लेते हैं। तो हमें पता होने चाहिए कि भाई डायमंड जो है वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। और फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12। 4 कलर होते हैं, 3 टोटल फेस कार्ड होते हैं, के जे क्यू। ओके, जिसमें से 3 जो है ना उसमें अबाव में कवर्ड है। इसमें से जो 3 हैं 3 आर कवर्ड इन अबाव, जो डायमंड है ना उसमें, क्योंकि 3 डायमंड होते हैं। तो हम लोगों के पास यहाँ पे कितने रिमेनिंग रहे, बट रिमेनिंग इज इक्वल टू 9। अब देखो तो एक्चुअली टोटल जो कार्ड्स है ना वो जो हमें नहीं चाहिए वो क्या है, 13 + 9, तो ये हो गए 22। ये वो वाली नंबर हैं जो कार्ड हम लोगों को नहीं चाहिए। 13 कैसे, फेस कार्ड। ओके, अब उसमें मैंने 9 ही ऐड क्यों किया, क्योंकि उसमें 3 जो है वो कवर्ड है ना पहले से ही। तो ये क्या हो गया हमारा, 13 + 9 इज इक्वल टू 22। 13 + 9 इज इक्वल टू 22। ये हम लोगों को नहीं चाहिए। ओके, नहीं चाहिए मतलब अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, 52। उसमें से हम लोगों को ये 22 कार्ड नहीं चाहिए, डिवाइड बाय। अब एक कार्ड निकाल रहे हैं 52 में से, तो नीचे तो टोटल केस 52 ही आएगा ना, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 52। ओके, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी है क्या, किंग और रेड कार्ड में से कुछ भी हो। ठीक है, किंग और रेड कार्ड में से कोई भी हो। तो देखो किंग कितने होते हैं, 4, और रेड जो है रेड वो टोटल कितना होता है, 26। तो 26 और किंग, 26 तो हो गए किंग, और तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, 28/52, 28/52। इसी तरीके से सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वो कितना हो जाएगा, ब्लैक एंड फेस कार्ड, ब्लैक एंड फेस कार्ड। तो ब्लैक एंड फेस कार्ड का क्या मीनिंग हो जाएगा, ब्लैक भी होना चाहिए और फेस भी होना चाहिए। तो फेस कार्ड, चलो पहले देख लेते हैं ब्लैक कार्ड और फेस कार्ड कौन कौन से हैं। तो ऐसे टोटल 6 होंगे,
क्योंकि ब्लैक में भी दो तरह के कलर होते हैं, दोनों में तीन तीन होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 6, तो 6/52 विल बी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ अ 7 लेटर वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम 4 कॉन्सोनेंट, ये जो 4 सी लिखा है मतलब ये 4 कॉन्सोनेंट है, एंड 3 वोवल्स, ऑल आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वर्ड इज स्टार्टिंग विद अ वोवल, है ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये है कि टोटल अगर हम बात करें तो 4 कॉन्सोनेंट प्लस 3 वोवल्स मिला के हमारे पास 7 लेटर्स है और सभी की सभी डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल वर्ड्स आर 7 फैक्टोरियल। 7 वर्ड्स को हम लोग 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस की। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस में देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो फर्स्ट प्लेस है ना इसमें ही एक नाटक है। वो नाटक क्या है कि वर्ड इज स्टार्टिंग विद अ वोवल। अब वोवल्स हम लोगों के पास टोटल कितने 3, तो 3 में से यहाँ मैं कुछ भी फील कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो 3 वोवल हैं इन तीनों वोवल में से हम कोई सा भी वोवल यहाँ पे फिट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 वोवल्स बचे और 4 कॉन्सोनेंट मतलब टोटल 6, तो 6 को 6 प्लेस पर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल वे से। तो एक्चुअली हम लोगों का जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कि अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो वो कितना हो जाएगा 3 × 6 फैक्टोरियल। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय द यूजिंग फॉर्मूला फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। अब हम 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3/7। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 4 एप्पल्स and 3 oranges are placed in a line. Find the probability that 2 extreme places are filled by oranges. ओके तो यहाँ पे हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि फ्रूट्स जो है वो सभी के सभी डिफरेंट्स हैं। क्या है? डिफरेंट है। ओके अब यहाँ पे फ्रूट्स डिफरेंट है ऐसा हम लोग मान के ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट अगर मान लो फ्रूट्स सेम हो ना तब भी आंसर हमारा वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमारे पास 4 एप्पल्स हैं और क्या है 3 ऑरेंजेस है। ओके तो एक काम करते हैं, हमारे पास इसको लाइन में अरेंज करना है 1 2 3 4 5 6 7। ओके तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस की बात करें तो ये सभी ये जो फ्रूट्स हैं फ्रूट्स आर डिफरेंट। जैसे लेटर्स डिफरेंट होते हैं ना सारे के सारे, वैसे ही 7 जो है फ्रूट्स हैं उनको एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं हम लोग 7 फैक्टोरियल तरीके से। 7 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं। अभी बोल रहा है 2 एक्सट्रीम प्लेस्ड आर फील्ड बाय ऑरेंजेस, है ना। तो देखो ऑरेंजेस जो हैं वो हमारे पास कितनी है 3 ऑरेंजेस है और हम लोगों को फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ किसको अरेंज करना है ऑरेंजेस को। ओके तो फर्स्ट प्लेस फिल हो सकता है 3 टाइप से और लास्ट वाला प्लेस हो सकता है 2 टाइम से। ये तो हो गया बॉक्स मेथड। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट जो फेवरेबल केस है अगर हम लोग काउंट करना चाहते हैं तो हमारे पास टोटल कितने ऑरेंज है 3 में से 2 को सेलेक्ट करो, फिर दोनों को अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं हम 2 फैक्टोरियल। तो ये हुआ क्या 3p2 मतलब 3 × 2 हुआ ना। अब प्लेस हमारे पास 5 बचे और 5 जो है वो क्या है फ्रूट्स रिमेनिंग है, तो उसको टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो यहाँ पे जो ये 3c2 यूज़ हुआ है ये किसके लिए यूज़ हुआ है सिलेक्शन ऑफ 2 ऑरेंज अमॉन्ग 3 ऑरेंजेस, सिलेक्शन ऑफ 2 ऑरेंजेस अमॉन्ग कितने 3 ऑरेंजेस। 3 में से हम लोगों ने 2 को सेलेक्ट किया इसलिए 3c2 क्या है और ये 2 फैक्टोरियल क्या है ऑरेंजेस का अरेंजमेंट। और ये जो 5 फैक्टोरियल है वो किसका है अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग फ्रूट्स। ओके तो ये हो गया हम लोगों का
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फेवरेबल केस जो कि है 3C2। 3C2 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। ये कैलकुलेशन करेंगे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा तो नीचे साथ 7 ही बचेगा। 1/7 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टू नेचुरल नंबर, देखो टू नेचुरल नंबर आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो सेट किसका है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट देयर सम इज ऑड, सेकंड देयर सम इज इवन, सी सेलेक्टेड सम इज ट्विन प्राइम। अब देखो ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विन प्राइम क्या होता है। तो ट्विन प्राइम का वर्ड का मतलब मैंने नीचे ही बताया हुआ है, टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस टू, इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे अनडिविजिबल नंबर जिनके बीच में डिफरेंस कितना हो, 2 का, जैसे कि 3 और 5, 11 और 13, 17 और 19, ये ट्विन प्राइम है। मतलब इनके अंदर डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस वो कितना है, सिर्फ इनके अंदर डिफरेंस सिर्फ 2 का है इसलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने दो नेचुरल नंबर सेलेक्ट करे हैं फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर में से, उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, ओड। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कैलकुलेशन की जाए पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कैलकुलेशन करने के लिए तो अब हम लोग जानते हैं सम विल बी ऑड व्हेन वन नंबर इज इवन एंड अदर इज ऑड। तो सम कब, सम विल बी ऑड, दो नंबर का सम ऑड तभी होगा जब एक नंबर इवन हो और एक नंबर क्या हो, ऑड। सम विल बी ऑड व्हेन वन नंबर इज इवन एंड अदर इज ऑड। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 20 नंबर्स है ना, उसमें से हम लोगों के पास, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स में से 10 हम लोगों के पास इवन नंबर्स हैं और 10 क्या हैं, ऑड नंबर। अब देखो टोटल, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें ना, अगर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या होगा, टोटल सैंपल स्पेस। तो बीच में से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, 20C2। अब हम लोगों को जो है ना, एक इवन में से सेलेक्ट करना है, एक ऑड में से सेलेक्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 10C1 इंटू 10C1। अब ये जो 10C1 यूज़ हुआ है, ये किसके लिए यूज़ किया हम लोगों ने, ऑड, एक ऑड में से, और ये किसके लिए, एक इवन में से। ठीक है, तो अगर इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 10/19। क्लियर। अब ये तो हो गया पी ऑफ ए। अब हम लोग पी ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी ऑफ बी क्या है, देयर सम इज़ इवन। अब देखो फर्स्ट 20 में से कोई भी दो नंबर लो तो या तो सम इवन होगा या सम क्या होगा, ऑड। तो अगर हम सम ऑड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं तो सम ऑफ ऑड, और कुछ भी नहीं, 1 माइनस सम ऑफ क्या हो जाएगा, ऑड। ओके, बिकॉज टू नंबर का सम या तो इवन होगा या फिर क्या होगा, ऑड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज सम ऑफ टू नंबर कैन बी आइदर इवन और ऑड। तो हमने ऊपर ऑड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, तो अब इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 10/19 होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 9/19। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी। ओके, तो सी के लिए अब हम लोगों को ना वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी देखना पड़ेगा कि सी जो इवेंट है उसके अंदर कितना एलिमेंट है। तो देखो फर्स्ट 20 के अंदर पहले जितने भी प्राइम नंबर है उनको लिख देते। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 इज प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर एंड 19 इज प्राइम नंबर। अब इनमें से जो ट्विन प्राइम है, ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2। तो डिफरेंस 2 वाले कौन कौन से, देखो ये दोनों ट्विन प्राइम है। 5 और 7 भी ट्विन प्राइम है, 11 और 13 भी ट्विन प्राइम है, और 17 और 19 भी ट्विन प्राइम है। तो अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी अगर हम लोग देखें, फेवरेबल केस अगर हम लोग देखें तो वो कितना है, 4।
1 2 3 4 और टोटल कितना है, तो उससे टोटल तो क्या होगा 20 में से कोई भी 2 का सिलेक्शन, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4/20C2। तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 2/95। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हम लोगों के पास अवेलेबल है, उसमें से अगर मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ तो दोनों का सम इवन आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर दोनों क्या होने चाहिए, ट्विन प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द 2 नंबर्स आउट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर में से हम लोगों ने 2 नंबर सेलेक्ट करे इफ़ द नंबर आर को प्राइम। अब देखो ये भी एक नया वर्ड है, को प्राइम। व्हाट इज को प्राइम? 2 नेचुरल नंबर हैविंग HCF इज इक्वल टू 1। 2 ऐसे नेचुरल नंबर जिनके बीच में अगर हम HCF लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 1 3 2 5 3 6, नहीं 3 6 नहीं होगा, क्योंकि 3 6 का जो HCF होगा ना वो 3 होगा, 3 और 5 है ना। तो सबसे पहले हम लोग वो सब नंबर लिख देते हैं। ओके, तो देखो अगर बात करें हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की, तो टोटल 6 नंबर है, उसमें से हम 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6C2 जो कि होता है 15। ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए काउंट करते हैं हम, तो ऐसे ऐसे नंबर के पेयर बना लेते हैं जिसके अंदर HCF क्या हो, 1। जैसे 1 और 2 का HCF लेंगे तो कितना आएगा, 1। 2 और 3 का HCF ले लो, इसी तरीके से 3 और 4 का HCF ले लो, है ना। 4 और 5 का HCF भी कितना आएगा, 1 आएगा। 5 एंड 6 का HCF भी कितना आएगा, 1। सिमिलरली 1 का 3 का साथ HCF ले सकते हैं हम लोग, 1 का 4 के साथ HCF ले सकते हैं, 1 का 5 के साथ HCF 1 होगा, 1 का किसी भी नंबर के साथ HCF 1 ही होगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा 1 3, ठीक है। क्या इसी तरह से 2 5 भी हो सकता है? यस, हाँ 3,5 भी हो सकता है। ओके, अब और कुछ नंबर नहीं होंगे, तो इनको अगर हम काउंट करें तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 11 ऐसे पेयर हैं जहाँ पर ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11, ये टोटल 11 है ना, 11 डिवाइड बाय टोटल केस कितने हैं, 15। तो यही हम लोगों का आंसर है कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर में से अगर मैं 2 नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों के वो नंबर्स को प्राइम है। को प्राइम मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका HCF कितना होता है, 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4th पावर ऑफ एन एनी इंटीजर selected randomly ends with a digit 6। अब है ना, इस क्वेश्चन को समझना भी एक कला है। देखो कैसे, ठीक है बोल रहे हैं, वापस से रीड करता हूँ एक बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4th पावर ऑफ एन एनी इंटीजर, है ना, तो ये बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th पावर ऑफ एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है उसकी 4th पावर ऑफ एनी इंटीजर सेलेक्टेड रैंडमली एंड्स विद द एडिट 6। अब देखो कोई भी इंटीजर है वो कितने डिजिट का है डज नॉट मैटर, उसकी पावर हम लोगों को 4 करनी है। क्या करनी है, पावर 4। तो देखो हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी एक नेचुरल नंबर है, वो बहुत सारे डिजिट है, उसमें 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 डिजिट भी हो सकते हैं, 10 डिजिट भी हो सकते हैं। लास्ट में उसके क्या है, 0 है, लास्ट में क्या है, 0, और उसकी पावर हम लोग 4 कर रहे हैं। अब हमें ये बात तो श्योर है कि आंसर क्या आएगा वो पता नहीं है ना, आंसर क्या आएगा वो पता नहीं है, बट एक बात श्योर है कि जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 0 ही मिलने वाला है। सिमिलरली अगर हम ऐसे किसी इंटीजर की पावर 4 करें जिसके लास्ट में 4 है, यूनिट प्लेस पे 4 है, तो पावर 4 करने के बाद यूनिट प्लेस पे भी कितना रहेगा, 1। सिमिलरली अगर कोई भी कितने भी डिजिट का नंबर हो और यूनिट प्लेस पे 2 है और उसकी पावर हम 4 कर रहे हैं, तो जो भी नंबर आने वाला है उसके लास्ट डिजिट में रहेगा 6। 2⁴ करना है हम लोगों को, 16 होता है ना, उस तरीके से। इसी तरीके से अब नंबर बनाते जाओ, जैसे मान लो कोई नंबर है
कितने डिजिट है डज नॉट मैटर, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ना फोर्थ पावर ऑफ एनी इंटीजर, एनी इंटीजर मीन्स एनी डिजिट। तो लास्ट में अगर 3 है और उसकी पावर 4 करते हैं तो 9 और 3⁴ कितना होता है 9 × 9 मतलब 1 आएगा लास्ट में क्या आएगा 1, लास्ट में क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली एनी डिजिट लास्ट में 4 है और 4 की पावर 4 कर रहे हैं, है ना, तो इसके लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा, ये तो कन्फर्म है। सिमिलरली एनी डिजिट लास्ट में 5 है और पावर कितनी हो रही है 4, तो जितना भी नंबर आएगा उसके लास्ट में तो 5 ही रहने वाला है, क्या रहने वाला है 5। ओके, और देख लो जैसे कि मान लो कितने भी डिजिट है लास्ट में 6 है और उसकी पावर हम लोग 4 कर रहे हैं 4, तो 6 वाले केस में जो भी नंबर आएगा लास्ट में क्या रहेगा उसमें 6। एनी डिजिट नंबर जिसमें लास्ट में 7 है और 7⁴ हो रहा है, 7⁴ मतलब 49, 9 × 9 मतलब लास्ट में 1 रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा 1 डैश 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 1। इसी तरीके से कोई भी डिजिट है जिसके लास्ट में 8 है और पावर हम लोग कर रहे हैं 4, तो 64 4 × 4, तो यहाँ पे भी 6 आएगा, लास्ट में कितना आएगा 6। इसी तरीके से डैश 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 अगर हम 9 की बात करें, 9 की पावर 4 तक की, तो इसमें आना चाहिए 1। ओके, तो अब काउंट करो, देखो कितने बार लास्ट में 6 दिखाई दे रहा है हमें, 1 2 3 एंड 4। तो कोई भी इंटीजर ले लो और उसकी पावर 4 कर लो, तो सिर्फ ऐसे 4 ही केस होंगे जब लास्ट में क्या आ रहा होगा, यूनिट प्लेस पे कितना हो रहा होगा 4, तो 4 तो हो गए हम लोगों के फेवरेबल केस, और टोटल केस कितने हैं 10 क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर 9 तक, तो 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर हुए 10, तो ये हम लोगों की रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 12th का पोर्शन। वैसे तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में से मतलब जेई में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ रहती है। ओके, बट ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, टाइप्स ऑफ इवेंट, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो, let A and B be two event associated with a random experiment। कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे डाइस है, डाइस के केस में A और B कुछ ना कुछ इवेंट होंगे। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ A अंडर द कंडीशन दैट B has already occurred and B of B is not equal to 0 is called the conditional probability of A and it is denoted by P of A /B। तो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज गिवन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं व्हेन B इज ऑलरेडी गिवन, B इज ऑलरेडी अकर्ड या फिर B इज ऑलरेडी हैपेंड। तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B। तो जो दिया होता है ना वो डिवाइड में होता है, जो हैपेंड है वो डिवाइड में रहेगा। इसी तरीके से देखो नीचे यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज ऑलरेडी हैपेंड, तो A कहाँ आएगा नीचे, और ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जैसे कि अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ B, है ना। अब देखो इसके अंदर एक स्पेशल केस में बताता हूँ तुम्हें, इफ़ A and B are independent, if A and B are independent event, अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम एक बात जानते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे यूज़ करूँगा ये वाली थ्योरम जो मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये P ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड, तो वो क्या हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B डिवाइड बाय P ऑफ B। अब P ऑफ B से P कट गया तो मतलब ये क्या हुआ P ऑफ A। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू A।
मतलब कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं, बी हुआ या नहीं हुआ उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यही हम लोगों ने डेफिनेशन बोला था कि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या होता है, ए का होने का बी पे फ़र्क ना पड़े और बी का होने का ए पे कोई फ़र्क ना पड़े। दीज आर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जनरल करके इसको पढ़ेंगे हम लोग। अब जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब ये क्या है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? तो देखो अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल डिवाइड बाय पी ऑफ बी। ओके, अब अगर मैं इस पी ऑफ बी को लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी इनटू पी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, बी इज ऑलरेडी अकर्ड। अब देखो ये होता है जनरलाइज करके फॉर्मूला, या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्मूला बोलते हैं ना उसको यही बोलते हैं। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखो हम सेकंड के लिए पढ़ते हैं, तो सेकंड क्या हो सकता है, जैसे 3 इवेंट है ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए एंड बी एंड सी इज इक्वल टू, सबसे पहले पी ऑफ ए कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी, ए हो चुका है, इसका मतलब ही क्या होता है पी ऑफ बी स्लैश ए का मतलब क्या होता है पी ऑफ बी ए हो चुका है, इनटू पी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी ऑलरेडी अकर्ड। तो देखो अब यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये क्या क्या है। तो ये क्या है भाई, पी ऑफ ए है, ए हो गया है, ए हैपन्ड, ए हैपन्ड होने की प्रोबेबिलिटी है। और फिर ये क्या है, बी होगा जब ए हो चुका है, बी होगा बी होगा जब ए हो चुका है, हो गया है। और ये वाला क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी बोथ आर हैपन्ड। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, है ना। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड।